हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य से जुड़े हुए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका, इन सभी का अभ्यास कर चुके हैं। और इस समय हम नाटक व एकांकी से संबंधी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका अभ्यास कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप लोग अगर पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर तो होगी ही, साथ में जो आगे के प्रश्न हैं उनका अभ्यास करने में भी आपको बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि सभी चीजें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी होती हैं और एक क्रम से जब अध्ययन किया जाता है या क्रम से अभ्यास किया जाता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। इसलिए आप लोगों को पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास कर लेना चाहिए। अभी जहां तक हम प्रश्न देख चुके थे उसके आगे प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। हमने प्रश्न संख्या 261 तक देख लिया था। नाटक एवं एकांकी से संबंधित हमारे प्रश्न चल रहे हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। इसमें एक संवाद दिया हुआ है और पूछा है कि उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है। संवाद है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? दांडायन द्वारा, चाणक्य द्वारा, चंद्रगुप्त द्वारा या सिंहरण द्वारा? तो विकल्प बी सही होगा, चाणक्य द्वारा। ये चाणक्य ने कहा है। जयशंकर प्रसाद जी का जो नाटक है चंद्रगुप्त, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और उसके बाद 1933 ईस्वी में ये अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसके जो प्रमुख पात्र हैं इन्हें एक बार देख लीजिए। बहुत बार पात्र देकर के पूछता है कि ये पात्र किस नाटक से संबंधित हैं। तो चाणक्य इसके प्रमुख पात्रों में आते हैं। चाणक्य, चंद्रगुप्त, नंद, राक्षस, वररुचि, शक्टार, आम्भीक, सिंहरण, पर्वतेश्वर, सिकंदर, फिलिप्स, मौर्य सेनापति, एनिजाक्रिटीज, देवबल, नागदत्त, गण मुख्य इत्यादि, जो कि मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। साइबर्टियस, मेगास्थनीज, गांधार नरेश, सिल्युकस और दांडायन। स्त्री पात्रों में आती हैं अलका, सुवासिनी, कल्याणी, नीला, लीला, मालविका, कार्नेलिया, मौर्य पत्नी और एलिस इत्यादि। तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछा जाता है जैसे सुवासिनी पात्र जो है ये किस नाटक का है, या नीला, लीला स्त्री पात्र किस नाटक से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त नाटक से। और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। हमने ऐसे याद किया था कि चंद्रगुप्त कितने वर्ष का है? 31 वर्ष का। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं और जब बार बार बोलेंगे, बार बार सुनेंगे तो आपको अपने आप रट जाएगा कि चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है। इसके पहले भी बहुत बार हम लोग क्लास में इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आप लोग लगातार क्लास से जुड़े हुए हैं और निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। इससे संबंधित कुछ अन्य पात्र और उनके संवाद दिए गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। ये तो जो प्रश्न में पूछा गया था वही है। अगला है अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का डर क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा। सिंहरण का है। कितना प्रेरक संवाद है, प्रेरित करने वाला।
वास्तव में अतीत का जो सुख है उसके लिए कोई सोच करने का कोई फायदा नहीं है, और जो भविष्य है उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान होता है, और वर्तमान को अगर हमने साध लिया तो भविष्य तो अपने आप बन ही जाएगा। अगला है, आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्म सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ये किसने कहा था? ये कहा था चंद्रगुप्त ने। ये चंद्रगुप्त का कथन है। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम क्या होगा? नाटककारों के नाम है शंकर शेष, मोहन राकेश, भीष्म साहनी और हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसमें विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले आएंगे हरिकृष्ण प्रेमी, फिर भीष्म साहनी, फिर मोहन राकेश और उसके बाद शंकर शेष। जो भी महत्वपूर्ण नाटककार हैं, लेखक हैं, उनके जन्म वर्ष आपको याद होने चाहिए। जैसे हरिकृष्ण प्रेमी जी का जन्म वर्ष क्या है? 1908 ईस्वी। तो आपको याद रखना है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। शब्द पर ध्यान दीजिए। शब्द है हरि कृष्ण, और कृष्ण जी का जो जन्मदिन होता है वो कब होता है? अष्टमी को, अर्थात 8 अंक बनेगा और बस 1900 आपको और आगे जोड़ लेना है। तो 1908 में हरि कृष्ण प्रेमी जी का जन्म हुआ था। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म वर्ष क्या है? 1908 ईस्वी। फिर भीष्म साहनी जी का, तो भीष्म साहनी जी का जन्म वर्ष है 1915 ईस्वी। मोहन राकेश का है 25 ईस्वी 1925 और शंकर शेष जी का 1933 ईस्वी। इस तरह से जोड़ करके आप सन याद करते चलिए। अगर फिर भी कोई समस्या हो रही है तो बताइएगा, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया था? गिरीश कर्नाड ने, इब्राहिम अलकाजी ने, सत्यदेव दुबे ने या कारंत ने? तो विकल्प ए सही होगा, गिरीश कर्नाड। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था, जबकि इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे तथा कारंत आदि महत्वपूर्ण नाट्य निर्देशक हैं। तो हिंदी नाटकों के मंचन में जो यक्षगान का प्रयोग हुआ है उसमें उसको किसने किया? सबसे पहले निर्देशन में किसने प्रारंभ किया? तो गिरीश कर्नाड ने। इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। शब्द पर ध्यान दीजिए। नाम है गिरीश। गिरीश से आप गिरी शब्द ले लीजिए। यहाँ पर बड़ी की मात्रा है गिरी। गिरी का अर्थ अलग हो जाता है, और गिरी का अर्थ होता है पर्वत। और यक्ष लोग कहाँ रहते हैं? पर्वत पर रहते हैं, और वहां से वे गान करते हैं। यक्ष गान करते हैं गिरी से। कहां से करते हैं? गिरी से। यक्ष गान करते हैं गिरी से। और गिरी शब्द से आप गिरीश याद रख सकते हैं। जो गिरी शब्द है इससे आप गिरीश याद रखिए। और गिरीश कर्नाड ने यक्षगान की शुरुआत सबसे पहले की थी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो धातुसेन जो है ये स्कंदगुप्त का पात्र है। विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है राज्यश्री, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो यहाँ पर विकल्प डी सही है। स्कंदगुप्त जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रमुख पात्र हैं धातुसेन, पुरुगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया, भट्टार्क, बंधुवर्मा आदि। राज्यश्री 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राज्यश्री, प्रभाकर वर्धन और गृहवर्मन। चंद्रगुप्त जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ। इसके प्रमुख पात्र हैं चाणक्य, शक्टार, सिंहरण, सिल्लुकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी, आमधीक और राक्षस। ये सभी आपको दिखाए गए थे अभी। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इसके जो पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी और ध्रुव स्वामिनी। ये सारे प्रकाशन वर्ष हम लोग याद कर चुके हैं। जयशंकर प्रसाद जी के नाटक के जो प्रकाशन वर्ष है, सभी नाटकों के प्रकाशन वर्ष हमने याद किए थे। अगर आपने देखी है पिछली क्लास तो आपको पता होगा। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसे हमने कैसे याद किया था? सबसे पहले जन्मेजय का नाग यज्ञ, उसके बाद कामना और उसके बाद स्कंदगुप्त आता है। इसे ऐसे याद किया था कि जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था 26 वर्ष की अवस्था में, और उसके मन में कामना थी जो कि गुप्त थी। तो ये क्रम हो गया, जन्मेजय का नाग यज्ञ, उसके बाद कामना और उसके बाद स्कंदगुप्त। तो 26 वर्ष में उसने यज्ञ किया था, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28। तो कामना 1927 में प्रकाशित हुआ था और स्कंदगुप्त 1928 में। राज्यश्री राज्य मिल गया था 15 वर्ष की अवस्था में।
चंद्रगुप्त 31 वर्ष का है तो उससे 1931, और ध्रुव स्वामी को जब हम ध्रुव लिखते हैं तो ये 3 की आकृति आरंभ में ही बन रही है। 33 ईस्वी, इसे इस तरह से याद किया था, विस्तार से समझाया था, तो आप एक बार देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और देखा है तो मैं पूरा दावा कर सकती हूँ कि अगर आपने ध्यान से देखा है और सुना है तो ये सारे प्रकाशन वर्ष आपको बिल्कुल रटे हुए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैर तले जमीन। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में, आधे अधूरे 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और जो पैरों तले जमीन है ये इनका अधूरा नाटक है, इसे बाद में पूरा किया गया था, तो ये तो सबसे अंतिम में ही आएगा। बाकी के प्रकाशन वर्ष हमें याद है, तो विकल्प ए सही होगा। ये सभी किसके नाटक हैं? ये मोहन राकेश जी के नाटक हैं सारे। इसके बाद अगला प्रश्न है, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? तो शकुंतला की अंगूठी ये नाटक है सुरेंद्र वर्मा जी का। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है रमेश बख्शी, प्रभाकर क्षोत्रिय, शंकर शेष। तो विकल्प ए सही है, सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा जी के सभी नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। जिस तरह से जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का क्रम और नाम बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उसी तरह से सुरेंद्र वर्मा जी ने भी बहुत सारे नाटक लिखे और इनके नाटक भी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार सुरेंद्र वर्मा हैं। इनके अन्य नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दूनी एक, कैदे हयात। ये सुरेंद्र वर्मा जी के जो सभी नाटक हैं और उनका जो प्रकाशन वर्ष है ये हमें याद करना है। अगर आप लोगों को इसे याद करने में कोई समस्या हो रही हो तो आप लोग बता सकते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों को विस्तार से समझाया गया और उसे याद कराने का प्रयास किया गया, उसी तरह से सुरेंद्र वर्मा जी के नाटकों को अलग से आपको समझा दिया जाएगा और इसके जो प्रकाशन वर्ष हैं उन्हें भी याद कराने का पूरा प्रयास करूंगी। अगर समस्या आ रही हो तो आप लोग बता सकते हैं, अगली क्लास में इसे विस्तार से बता दिया जाएगा। रमेश बख्शी जी के नाटक हैं देवयानी का कहना, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर और कसे हुए तार। शंकर शेष जी के फंदी, घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, बंधन अपने अपने, चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के दीप और आधी रात के बाद। इसमें जो एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष जी का नाटक है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि एक और द्रोणाचार्य किसकी रचना है? तो शंकर शेष जी की। अगला प्रश्न है कि काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? संयोगिता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और कोणार्क। तो संयोगिता स्वयंवर जो कृति है, जो नाटक है, ये प्रकाशन इसका हुआ था 1886 ईस्वी में। चंद्रगुप्त का हमें पता है 1931 ईस्वी। सिंदूर की होली का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1934 ईस्वी में, और कोणार्क जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है, ये 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसके अनुसार विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। संयोगिता स्वयंवर 1886 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। सिंदूर की होली 1934, लक्ष्मी नारायण मिश्र। कोणार्क 1951, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीराकांत का, मृणाल पांडे का, त्रिपुरारी शर्मा का या कुसुम कुमार का? तो नेपथ्य राग नाटक है मीराकांत जी का। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि नेपथ्य आपको पता है क्या होता है? रंगमंच के जो पीछे का भाग होता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। और इसे याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नेपथ्य से किसका राग सुनाई दे रहा है? तो आप कहेंगे मीरा का। नेपथ्य से किसका राग सुनाई दे रहा है? मीरा का। और मीरा शब्द से आप मीराकांत याद रख सकते हैं, और नेपथ्य राग नाटक का नाम हो गया। तो नेपथ्य से किसका राग सुनाई दे रहा है? मीरा का। मीराकांत, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। नेपथ्य राग मीराकांत का नाटक है। इनके अन्य नाटक है नेपथ्य राग, अंत हाजिर हो, कंधे पर बैठा सांप। मृणाल पांडे के नाटक जो राम रचि राखा, मौजूदा हालात को देखते हुए, आदमी जो मछुआरा नहीं था। कुसुम कुमार के नाटक हैं संस्कार को नमस्कार, ओम, क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच एवं लश्कर चौक। त्रिपुरारी शर्मा के नाटक है काठ की गाड़ी और बांझ घाटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त और कोर्ट मार्शल।
तो ये जो क्रम होगा ये विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले आएगा स्कंदगुप्त, उसके बाद पहला राजा, फिर बकरी और उसके बाद कोर्ट मार्शल। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, अभी हमने देखा। पहला राजा 1969 में प्रकाशित हुआ था। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, इस पर हम पहले भी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ये 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और कोर्ट मार्शल प्रकाशित हुआ था 1991 ईस्वी में। तो विकल्प सी सही होगा। इसके बाद है ताजमहल का टेंडर। ये किसका नाटक है? ताजमहल का टेंडर तो अजय शुक्ला जी का नाटक है। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है स्वदेश दीपक, सुशील कुमार सिंह और विभू कुमार। तो ताजमहल का टेंडर किसके पास है? तो अजय जी के पास है, ध्यान रखिएगा। ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला कृति। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक। सिंहासन खाली है, तो सिंहासन खाली है तो इस पर किसी सुशील व्यक्ति को बिठाया जाए। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सिंहासन खाली है तो इस पर किसी सुशील व्यक्ति को बिठाया जाएगा, सुशील कुमार सिंह। कहे ईसा सुने मूसा विभू कुमार का है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है कोमल गांधार, जो कि शंकर शेष जी का नाटक है। मुक्ति का रहस्य, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। कर्फ्यू, लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। और माधवी, ये भीष्म साहनी जी का नाटक है। तो इसके अनुसार विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। कोमल गांधार, शंकर शेष, मुक्ति का रहस्य, लक्ष्मी नारायण मिश्र। आजकल मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी ही है, वर्तमान समय में जैसी स्थिति चल रही है उसके अनुसार। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का है। माधवी भीष्म साहनी जी का है। और द्रौपदी ये सुरेंद्र वर्मा जी का प्रसिद्ध नाटक है। जैसा कि अभी आपको बताया था कि सुरेंद्र वर्मा जी के सभी नाटक और उन नाटकों का प्रकाशन वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनमें द्रौपदी इनका नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। द्रौपदी का प्रकाशन वर्ष भी बहुत बार पूछा जाता है, 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सेतुबंध की, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, द्रौपदी। तो विकल्प बी सही होगा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक इसकी पात्र है शीलवती। सेतुबंध 1972 में प्रकाशित हुआ था। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 में प्रकाशित हुआ था। 8वां सर्ग 1976 में प्रकाशित हुआ था। प्रियंगु मंजरी इसकी पात्र है। और द्रौपदी 1972 में प्रकाशित हुआ था। सुरेखा मनमोहन इसकी पात्र है। 8वां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 8वां सर्ग पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो हत्या नाम से। इसके बाद प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था? तो रांगे राघव ने। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और मन्नू भंडारी। रांगे राघव ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार रांगे राघव ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया था। इसी कारण इन्हें भी हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। रांगे राघव का मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य था। ये तमिल भाषी थे। ये बहुत बार पूछा जाता है कि रांगे राघव जी का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अन्य विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाटकों का जन्मदाता माना जाता है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत सारे नाटक लिखे भी हैं। उनके अनुदित और मौलिक नाटक हमने देखे थे अलग अलग। तो नाटकों का जो जन्मदाता माना जाता है वे कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये भारतीय नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। यद्यपि भारतेंदु से पूर्व भी नाटक लिखे जाते रहे हैं, फिर भी नाटकों को नियमित रूप देकर खड़ी बोली में लिखने की शुरुआत का श्रेय भारतेंदु जी को ही है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध मौलिक नाटक हैं। वैसे नहुष, जो कि भारतेंदु जी के पिता गिरधर दास द्वारा रचित है, भारतेंदु ने इसे हिंदी का पहला नाटक माना है। नहुष को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी का पहला नाटक मानते हैं, जो कि इनके पिता द्वारा लिखा गया है। इनके पिता का नाम है गोपाल चंद्र गिरधर दास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है अर्थात गलत है? तो पहला ही गलत है। माधवी दूधनाथ सिंह जी की कृति नहीं है। माधवी रचना किसकी है? भीष्म साहनी जी का नाटक है माधवी मुआवजे इत्यादि।
तो पहला ही सही होगा, चूंकि गलत है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा बिल्कुल सही है। द्रौपदी का प्रकाशन वर्ष अभी हमने देखा था, कब प्रकाशित हुई थी? 1972 ईस्वी। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे जी का है। एक और अजनबी मृदुला गर्ग जी का। यम गाथा दूधनाथ सिंह का है। इसके बाद प्रश्न है कि कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद पर, नारी शोषण पर, युद्ध की समस्या पर या सांप्रदायिकता पर? तो विकल्प ए सही होगा, जातिवाद। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें वर्ग और जातिवाद का भयावह रूप किस तरह भारतीय फौज में भी हावी है यह चित्रण किया गया है। इनके जो प्रमुख पात्र हैं वो है रामचंद्र। कोर्ट मार्शल नाटक का प्रमुख पात्र कौन है? रामचंद्र। ध्यान रखिएगा, ये अलग से भी चूंकि प्रश्न पूछा जाता है कि रामचंद्र किस नाटक का प्रमुख पात्र है, तो कोर्ट मार्शल का। फिर प्रश्न है कि स्वदेश दीपक की रचना है। स्वदेश दीपक किसकी रचना है? स्वदेश दीपक की रचना है। स्वदेश दीपक जो कि लेखक का नाम है, इनकी रचना इनमें से कौन सी है? आधे अधूरे, कबीरा खड़ा बाजार में, बकरी या कोर्ट मार्शल? तो अभी अभी हमने देखा कोर्ट मार्शल किसकी रचना है? स्वदेश दीपक जी की है, जो कि 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसका प्रमुख पात्र है रामचंद्र। तो विकल्प डी सही होगा, कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक जी का नाटक है, 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आधे अधूरे मोहन राकेश का 1969 ईस्वी। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी 1981 ईस्वी। और बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का 1974 ईस्वी। इसके बाद प्रश्न है लड़ाई के नाटककार हैं। लड़ाई किसका नाटक है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, उपेंद्र नाथ अश्क का, रामकुमार वर्मा का या मोहन राकेश का? तो विकल्प ए सही होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लड़ाई, बकरी और अब गरीबी हटाओ, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के नाटक हैं। बकरी जो कि 1974 में प्रकाशित हुआ था, लड़ाई 1989 ईस्वी, और उसके बाद अब गरीबी हटाओ 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। लड़ाई और बकरी प्रकाशित हुआ है 1974 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके प्रकाशन वर्ष पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लड़ाई 1979 और बकरी 1974। उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया में, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद, उड़ान, ये सब उपेंद्र नाथ अश्क जी के नाटक हैं। ये बहुत पूछा जाता है कैद और उड़ान किसके नाटक हैं? तो उपेंद्र नाथ अश्क जी के। मोहन राकेश के नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन। तो आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी। ये हम लोग इतने बार देख चुके हैं ये सारे नाटक और इनके प्रकाशन वर्ष कि अब तो जैसे ही आषाढ़ का एक दिन लिखा होता है तुरंत अपने आप याद आ जाता है 1958 ईस्वी। अगर आप भी अभ्यास निरंतर कर रहे हैं तो ये स्थिति आपकी भी होगी, आपको भी ये सभी जो नाटक हैं इनके प्रकाशन वर्ष रट गए होंगे बिल्कुल। अगला है निम्नलिखित नाटकों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो फिर देखिए भारत दुर्दशा, जिसको हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बार बार आपसे कहती हूँ कि कोई भी सन हो या कोई भी रचना है या कुछ भी आपको याद करना है, पढ़ना है, उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती है। आप जितना अभ्यास करेंगे तभी चीजें आपको याद होंगी। मान लीजिए आप तुरंत किसी चीज को याद रखने के लिए उसे किसी ट्रिक के माध्यम से, किसी तरीके से उसे याद रख लेते हैं, लेकिन वो आपको याद तभी रहेगा जब आप उसका अभ्यास करेंगे। ट्रिक को भी तो याद ही रखना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको ट्रिक से अगर आपने याद किया है तो हमेशा के लिए याद हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसे भी जब तक आप दोहराएंगे नहीं, उसका अभ्यास नहीं करेंगे निरंतर, तो आप वो ट्रिक भी भूल जाएंगे कि हमने किस ट्रिक से याद किया था। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो है, मूल में जो चीज है वो है अभ्यास। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, जो भी लोग जीवन में बहुत सफल हो जाते हैं या हमें लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तो कोई अतिरिक्त उनके पास सोर्स नहीं होते हैं, बस ये है कि अभ्यास उनका आपसे ज्यादा होता है, बस इतना अंतर होता है। तो हमें अभ्यास में किसी भी तरह पीछे नहीं रहना है। जितना अधिक से अधिक हम अभ्यास करेंगे उतने ही हम पारंगत हो जाएंगे अपने विषय में, अपनी चीजों में, या जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। सबसे पहले आएगा भारत दुर्दशा, जो कि 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद जी का 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
अंधा युग धर्मवीर भारती 1955 ईस्वी और कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का 1991 ईस्वी। ये सभी प्रकाशन वर्ष हम बहुत बार देख चुके हैं, तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा युग्म संगत नहीं है। भारत दुर्दशा भारतेंदु जी का बिल्कुल सही है, 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद का 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ नाटक है, ये भी सही है। दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर जी का प्रकाशित नाटक है, 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कबीरा खड़ा बाजार में ये भीष्म साहनी जी का है, ना कि लक्ष्मी नारायण लाल जी का, और यहाँ पर असंगत ही पूछा गया है, इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन कौन से नाटक हैं? तो कोर्ट मार्शल ये स्वदेश दीपक जी का है, बहुत बार आ चुका है, 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इतिहास चक्र दया प्रकाश सिन्हा जी का नाटक है। अन्वेषक प्रताप सहगल जी का नाटक है। कबीरा कड़ा बाजार में भीष्म साहनी जी का नाटक है। और राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। तो इसके अनुसार विकल्प सी सही होगा। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक हमें याद है। इतिहास चक्र दया प्रकाश सिन्हा जी का है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इतिहास का जो चक्र होता है वो किसी पर दया नहीं करता है। आपने जैसा किया है लौटकर आपके सम्मुख वैसा ही आएगा। तो इतिहास का चक्र दया नहीं करता है, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। इतिहास चक्र और दया से दया प्रकाश सिन्हा। अन्वेषक प्रताप सहगल जी का नाटक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आपको प्रताप अर्जित करना है तो अन्वेषक बनिए, कुछ नया खोजिए, तो आपको निश्चित ही प्रताप मिलेगा। भीष्म साहनी जी का नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में, जो कि 1981 में प्रकाशित हुआ था। और राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है। तो इसमें जो बादशाह गुलाम बेगम है ये सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक नहीं है। इसके अतिरिक्त द्रौपदी, सेतुबंद और छोटे सैयद, बड़े सैयद, ये सभी सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक हैं। बादशाह गुलाम बेगम ये गिरिराज किशोर जी का नाटक है, ना कि सुरेंद्र वर्मा जी का। तो बादशाह गुलाम बेगम किसका है? गिरिराज किशोर का। गिरिराज किशोर के अन्य नाटक हैं प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयत, काठ की तोप इत्यादि। सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंद, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, जो कि 1975 में प्रकाशित हुआ था। 8वां सर्ग प्रकाशित हुआ था 1976 ईस्वी में। छोटे सैयद, बड़े सैयद 1982 ईस्वी में। और एक दूनी एक 1987 ईस्वी में। शकुंतला की अंगूठी 1900 में। और कैदे हयात 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? चंद्रगुप्त, अंधेर नगरी, आषाढ़ का एक दिन और 8वां सर्ग। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वो विकल्प सी सही होगा। सबसे पहले आएगा अंधेर नगरी, फिर चंद्रगुप्त, फिर आषाढ़ का एक दिन और उसके बाद 8वां सर्ग। अंधेर नगरी हमने याद किया था कब प्रकाशित हुआ था, 1881 ईस्वी में। चंद्रगुप्त कितने वर्ष का है? 31 वर्ष का, इससे हमने 1931 याद रखा था। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और 8वां सर्ग ये प्रकाशित हुआ था 1976 ईस्वी में। इसे याद रखने का बहुत आसान तरीका, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। 8वां सर्ग सबसे पहले तो ये किसका है? तो ये है सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1976। देख लीजिए एक बार, ये 8वां सर्ग नाटक है सुरेंद्र वर्मा जी का और इसका प्रकाशन वर्ष है 1976। अब इसे याद कैसे रखेंगे? 8वां सर्ग 1976 है। 8वां अर्थात 8 ऐसे बनाते हैं। 8 के पहले क्या आता है? 8 के पहले कौन सा अंक आता है? 7। और 7 के पहले क्या आता है? 6। तो 8 7 6 ये क्रम है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जहां पर भी 8वां ये शब्द आएगा, 8वां सर्ग, तो आपको तुरंत याद रखना है 8 के पहले क्या आता है? 7 आता है। और 7 के पहले आता है 6। अर्थात 8वां सर्ग का जो प्रकाशन वर्ष है उसके जो अंतिम अंक हैं वो 7 और 6 हैं। और 1900 आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं कि 1976। तो अब आप जैसे ही 8वां शब्द देखेंगे 8वां सर्ग का, तुरंत आपको उसके बाद के अंक याद आएंगे 7 और 6। और इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। 1976 ईस्वी 8वां सर्ग किसका नाटक है? तो ये है सुरेंद्र वर्मा जी का। सुरेंद्र वर्मा जी के सभी नाटक बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह से 8वां सर्ग भी महत्वपूर्ण है। इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है और इसके अतिरिक्त भी ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये सारे जो नाटक हैं इनके सभी के प्रकाशन वर्ष हमें याद है और हमने बहुत आसानी से इसे क्रम में लगा लिया। विकल्प सी सही होगा।
इसके बाद प्रश्न है विलोम किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त का, अंधायुग का, कोमल गांधार का या आषाढ़ का एक दिन का? तो विकल्प डी सही होगा, आषाढ़ का एक दिन। विलोम आषाढ़ का एक दिन का पात्र है। आषाढ़ के एक दिन नाटक के सभी पात्रों का परिचय आपको पहले भी कराया जा चुका है आषाढ़ के एक दिन नाटक में ही। ये है आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश जी का नाटक। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वे हैं अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, मातुल, निक्षेप, विलोम, रंगिणी, संगिनी, अनुस्वार, अनुनासिक और प्रियंगु मंजरी। तो इसमें से विलोम पूछा गया है कि किस नाटक का पात्र है, तो मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन का। यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित हुआ था, मोहन राकेश जी का है। इसके प्रमुख पात्र हैं विलोम, मातुल, दंतुल, अंबिका, कालिदास व मल्लिका। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। इसके पात्र हैं चाणक्य, सिंगरण, कार्नेलिया, कल्याणी, सुवासिनी, आम्भिक, सिल्लुकस, शकटार और राक्षस। अंधायुग 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, धर्मवीर भारती जी का नाटक है। युयुत्सु और महाभारत के पात्र जो है ये इसके प्रमुख पात्र हैं। कोमल गांधार शंकर शेष जी का है, 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके पात्र गांधारी और महाभारत के जो पात्र हैं वही इसके भी पात्र हैं। इसके अतिरिक्त गांधारी भी इसका पात्र है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। फिर देखिए सही अनुक्रम आ गया। तो भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये हमें पता है। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये पता है। तो सबसे पहले भारत दुर्दशा, फिर स्कंदगुप्त। उसके बाद आएगा कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी। और उसके बाद कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, नरेंद्र मोहन जी का नाटक है। तो विकल्प बी सही होगा। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, महारानी पद्मावती या संयोगिता स्वयंवर? तो विकल्प बी सही होगा, महारानी पद्मावती। ये लाला श्रीनिवास दास जी का नाटक नहीं है, अन्य सभी उन्हीं के नाटक हैं, लाला श्रीनिवास दास जी के। रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण व संयोगिता स्वयंवर। रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र आदि लाला श्रीनिवास दास के नाटक हैं, जबकि पद्मावती, महाराणा प्रताप, दुखनी बाला आदि राधाकृष्ण दास के उपन्यास हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? अंधेर नगरी, विशेष विस्मौसदम, भारत दुर्दशा या वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती? तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, भारत दुर्दशा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत की यदि दुर्दशा है तो यहाँ पर चंद्रोदय होना चाहिए, चंद्र का उदय होना चाहिए, जिससे कुछ बेहतर हो। तो भारत दुर्दशा जो नाटक है ये प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक भारत दुर्दशा जो कि 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, नाट्य रासक है या प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में, और मृत्यु हुई थी 1885 ईस्वी में। इनके जो अन्य नाटक हैं वे हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, एक प्रहसन है। विशेष विस्मौसदम एक भाड़ अर्थात पात्री नाटक है। प्रेम योगिनी 4 अंकों की नाटिका है। चंद्रावली 1876 में प्रकाशित हुई नाटिका है। भारत दुर्दशा 1880 में प्रकाशित नाट्य या रासक या लास्य रूपक है। और नील देवी 1881 में प्रकाशित हुआ गीत रूपक है। अंधेर नगरी प्रहसन है जो कि 1881 में प्रकाशित हुआ था। सती प्रताप ये पौराणिक नाटक है और 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये इनका अधूरा नाटक है जिसे बाद में राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो अनंत देवी स्कंदगुप्त की पात्र है, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी व विशाख। तो अनंत देवी पात्र किसकी है? स्कंदगुप्त नाटक की। अगला प्रश्न देखने से पहले इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। राज्यश्री 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसकी प्रमुख पात्र हैं सूरमा और राज्यश्री। स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित हुआ था। पृथ्वीसेन, पुरुगुप्त, भट्टार्क, देवसेना, विजया, अनंत देवी और देवकी ये सब स्कंदगुप्त के पात्र हैं। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामिनी, कोमा, मंदाकिनी ये सब ध्रुव स्वामिनी के पात्र हैं। विशाख जो कि 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसका जो प्रमुख पात्र है वो चित्रलेखा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। पूछा गया कि कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर शकुंतला की अंगूठी विकल्प सी सही होगा। इसके अतिरिक्त 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था शाप और आषाढ़ का एक दिन, ये सभी कालिदास जी के चरित्र से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन जो शकुंतला की अंगूठी नाटक है, ये उनकी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है, न कि उनके जीवन चरित्र से संबंधित। शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। इसमें शकुंतला तथा दुष्यंत का चरित्र चित्रण है। कंधे पर बैठा था शाप, ये मीराकांत का है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित हुआ, मोहन राकेश जी का नाटक है, जिसमें कालिदास के चरित्र से संबंधित पूरी कथा है। और 8वां सर्ग 1976 में सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। आशा करती हूँ कि 8वां सर्ग का ये जो प्रकाशन वर्ष है ये आपको याद होगा, अभी हमने याद किया था इसी क्लास में, 1976 ईस्वी। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। कुछ पात्र दिए गए हैं और वो किस नाटक के हैं ये आपको बताना है, उनके साथ सुमेलित करना है। तो सिंहरण किसका है? सिंहरण चंद्रगुप्त का पात्र है। युयुत्स जो है ये अंधा युग का पात्र है। जुनेजा ये पात्र है आधे अधूरे नाटक का, जो कि मोहन राकेश जी का है, 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद आता है दक्ष, ये एक कंठ विश्वाई जो कि दुष्यंत कुमार जी का है, उसका पात्र है। तो इसके अनुसार विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अंधा युग जो कि 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, धर्मवीर भारती जी का है। और एक कंठ विश्वाई ये दुष्यंत कुमार जी का गीत नाट्य है। इसके बाद प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य, अंधेर नगरी। तो भारत सौभाग्य जो नाटक है वो भारतेंदु जी का नहीं है, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी का है। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि जो भारत का सौभाग्य है उसे तभी माना जाएगा जब वहां पर प्रेम हो, आपस में प्रेम से बात कर रहे हो, तभी वहां का सौभाग्य है किसी भी स्थान का। तो भारत का सौभाग्य ये है कि यहाँ पर प्रेम के घन है, अर्थात बहुत प्रेम है भारत में, बहुत अपनत्व है भारत में, ये भारत का सौभाग्य है। तो प्रेम घन से जोड़ करके आप भारत सौभाग्य शब्द को याद रख सकते हैं। भारत सौभाग्य किसका नाटक है? प्रेमघन जी का, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का। भारतेंदु जी के अन्य नाटक वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति 1873, विशिष्ट विश्वमौसधम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप और भारत जननी। सती प्रताप जो कि अधूरा है और इसको अधूरा था, इसको बाद में पूरा किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रचनाकार के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है, उसको लगाना है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। चंद्रावली, फिर स्कंदगुप्त, फिर झांसी की रानी और फिर कबीरा खड़ा बाजार में। चंद्रावली कब प्रकाशित हुआ? 1876 ईस्वी में, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित हुआ, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। झांसी की रानी 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, वृंदावन लाल वर्मा जी का नाटक है। और कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में प्रकाशित हुआ, भीष्म साहनी जी का नाटक है। फिर प्रश्न है कि रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये तो हम बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं। आप अगर निरंतर अभ्यास से जुड़े हुए हैं तो ये बिल्कुल आपको आसान सा प्रश्न लग रहा होगा। आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि इतना अभ्यास किया है कि रट गया है, बिल्कुल मुझे रट गया है, तो आशा करती हूँ कि आपको भी रट ही गया होगा अगर आप साथ में अभ्यास करते हैं तो, और मन से करते हैं। दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अभ्यास निरंतर हो और मन से हो, नहीं तो बार बार अभ्यास ही करते रहेंगे। तो अभी यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। राज्यश्री जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी और ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। कुछ नाटक के नाम दिए गए हैं, कुछ नाटककारों के नाम दिए गए हैं और उन्हें सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है बंधन अपने अपने, शंकर शेष जी का नाटक है। सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। अशोक का शोक, राम कुमार वर्मा जी का है। नायक खलनायक विदूषक, ये सुरेंद्र वर्मा जी का है। और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक है, जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसके अनुसार विकल्प बी सही होगा। फिर प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक कौन सा है? कोणार्क, अग्निशिखा, आम्रपाली या अंधा कुआं। तो यहाँ पर आम्रपाली विकल्प सी सही होगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है आम्रपाली। जगदीश चंद्र माथुर जी का कोणार्क 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राम कुमार वर्मा जी का अग्निशिखा 1970 ईस्वी।
राम वृक्ष बेनीपुरी आम्रपाली 1940 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआं 1955 ईस्वी। आम्रपाली राम वृक्ष बेनीपुरी जी का बहुत प्रसिद्ध नाटक है ये। इसके बाद प्रश्न है कि रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म साहनी या विनोद रस्तोगी। तो विकल्प सी सही होगा, भीष्म साहनी। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी है। इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक कृति हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे और आलमगीर। मोहन राकेश जी के नाटक है आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैर तले जमीन जो कि इनका अपूर्ण नाटक था, इसको बाद में कमलेश्वर ने पूरा किया था। ये पूछा जाता है कि मोहन राकेश जी के नाटक पैर तले जमीन को बाद में किसने पूर्ण किया था? तो कमलेश्वर ने पूरा किया था, ध्यान रखिएगा। अगला है सुरेंद्र वर्मा के नाटक, जो प्रमुख नाटक हैं वे दिए गए हैं। द्रौपदी 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, बहुत प्रसिद्ध नाटक है सुरेंद्र वर्मा जी का। सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक। सुरेंद्र वर्मा जी के जो आरंभिक 3 नाटक हैं उन तीनों का प्रकाशन वर्ष एक ही है। द्रौपदी, सेतुबंध और नायक खलनायक विदूषक का, ये तीनों ही 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। फिर आता है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990 और कैदे हयात 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर प्रश्न आता है कि प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? द्रौपदी, कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल। तो द्रौपदी अभी हमने देखा 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कथा एक कंस की ये 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी में और कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अभी हम इसी क्लास में 2-3 बार देख चुके हैं कोर्ट मार्शल का प्रकाशन वर्ष 1991। तो विकल्प डी सही होगा। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। कथा एक कंस की दया प्रकाश सिन्हा जी का है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी और कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक जी का है। इसके बाद प्रश्न है जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट या सेठ गोविंद दास। तो जय वर्धमान जो नाटक है ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है, विकल्प ए सही होगा। जय वर्धमान 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। इनके अन्य नाटक है कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, नाना फडणवीस, अशोक का शोक, अग्निशिखा, संत तुलसीदास, जय वर्धमान, स्वयंवर और उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक है लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया और अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी इत्यादि। इसके बाद प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले आएगा नहुष जो कि गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का है, 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का 1881 ईस्वी। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद 1933 ईस्वी। रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी का 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, विकल्प बी सही होगा। नहुष, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामी और रक्षाबंधन। नहुष नाटक बहुत बार पूछा जाता है। नहुष जो कि एक पौराणिक पात्र है, इस पर नाटक लिखा था गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने, जो कि भारतेंदु जी के पिता हैं, और भारतेंदु जी ने नहुष नाटक को ही हिंदी का पहला नाटक भी माना है। इसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित नाटकों के साथ उनके पात्रों को सुमेलित कीजिए। नाटक दिए गए हैं और पात्र दिए गए हैं। अंधेर नगरी, कोर्ट मार्शल, द्रौपदी और कौमुदी महोत्सव। तो अंधेर नगरी नाटक किसका है? अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। कब प्रकाशित हुआ था? 1981 ईस्वी में। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक जी का नाटक है। कब प्रकाशित हुआ था? 1991 ईस्वी। नारायण दास अंधेर नगरी का प्रमुख पात्र है। रामचंद्र कोर्ट मार्शल का। सुरेखा द्रौपदी की प्रमुख पात्र है। 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ये। कौमुदी महोत्सव ये इसके प्रमुख पात्र है चाणक्य, और ये नाटक है रामकुमार वर्मा जी का। स्कंदगुप्त के प्रमुख पात्र है मातृगुप्त, और ये नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक इनमें से कौन सा है? गोरक्ष विजय, कलिका मंगल, सरस्वती मंगल या विद्या सुंदर। तो विकल्प डी सही होगा, विद्या सुंदर। विद्या सुंदर इस संस्कृत नाटक चौर पंचाशिका मूल नाटक है। इसके बाद इसका बंगला में अनुवाद हुआ था, और उसके बाद बंगला से हिंदी में अनुवाद किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय जी का नाटक है। कर्पूर मंजरी सट्टक संस्कृत का नाटक है। मुद्रा राक्षस ये भी संस्कृत से लिया गया है मूल नाटक। सत्य हरिश्चंद्र चंद्र कौशिक के आधार पर लिखा गया है। ये सभी भारतेंदु जी के नाटक है। यहाँ पर विकल्प डी सही होगा।
जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक कौन सा है? सज्जन। विकल्प ए सही होगा। सज्जन जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक है। हमने इसको इस तरह से याद किया था कि सज्जन व्यक्ति बहुत कम रह गए हैं, मात्र 10। इस तरह से इसका प्रकाशन वर्ष हमने 1910 याद किया था। प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921 ईस्वी, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1930, ये एकांकी है, और चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक को बाद में 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से प्रकाशित किया गया। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक है। और दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? तो दूसरा दरवाजा नाटक है। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है उपन्यास, गीत, नाट्य व कहानी। दूसरा दरवाजा ये नाटक विधा की रचना, इसके लेखक है लक्ष्मी नारायण लाल। अर्थात दूसरा दरवाजा क्या है? नाटक है। किसका? लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल जी के जो अन्य प्रमुख नाटक हैं वे अंधायुग, मादा कैक्टस, सुंदर रस, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, बलराम की तीर्थ यात्रा इत्यादि। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा दरवाजा नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल जी का। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।